नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। सुबह का समय और उस समय पक्षियों का चहचहाना मुझे बेहद पसंद है। उस पर ये चलने वाली ठंडी ठंडी पुरवाई सब मिलकर मेरी सुबह को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कौन? मैं कोई उच्च अधिकारी हूँ किसी जिले की जो खुद को इतना महत्व दे रही हूँ? तो बता देती हूँ, नहीं, मैं कोई उच्च अधिकारी नहीं हूँ। बस एक आम सी साधारण सी लड़की हूँ जिसका नाम है मेघा। मेघ के समान मेरा श्यामल वर्ण, ये है मेरी पहचान। पहचान दी है मुझे अविवाहित माँ नीलिमा ने, जिसने मुझे पालन पोषण किया। नीलिमा माँ, जिनके आसपास मेरी दुनिया है। उनका मेरे पास आना किसी रहनुमा से कम नहीं था। जब मुझे उनका साथ मिला तो मेरी दुनिया बदल गई। लोग कहते हैं जन्म देने वाले माँ बाप से ज़्यादा लाड प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल गलत कहते हैं लोग, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पर ही मैं ऐसा कह रही हूँ। जरूरी नहीं रिश्ते सिर्फ खून के ही सच्चे हों। रिश्ते तो दिलों से निभते हैं, फिर चाहे वो खून के हों या ना हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलिमा माँ, आप अगर मुझे नहीं मिलती, मेरा हाथ नहीं थामती, मुझे सहारा नहीं देती, तो मैं भी किसी रेड लाइट एरिया में लोगों के मनोरंजन का साधन बन खड़ी हो जाती। चुभने वाली नज़रों, मन भेदने वाले शब्दों का शिकार हो जाती। कितने कठिन जिंदगी हो जाती मेरी आपके बगैर, जिससे सोच के ही मेरी रूह कांप जाती है। 10 साल की लड़की थी जब मैं जीवन में दुखों के रंग देखना शुरू कर दिया। क्या ही उम्र थी मेरी, सिर्फ 10 साल, और रंग श्याम, एक मजदूर परिवार के 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की लड़की। बड़ी बहन देखने में अच्छी सुंदर थी तो सबकी लाडली थी, और मैं श्याम रंग की, इसलिए माँ पापा मुझसे त्रस्त रहते। 2 भाई भी थे जो अपना बचपना शान से जीते। जीजी मुझसे 3 साल बड़ी थी। उनसे छोटी एक और लड़की थी जो भगवान को प्यारी हो चुकी थी, इसलिए मुझ में और जीजी में इतना अंतर हो गया था। जब सूरज डूबने पर सारी दुनिया सो जाती थी तब मेरे माँ पापा की बातें सन्नाटे को तोड़ती थी, जो कभी कभी मेरे कानों में भी पड़ जाती थी। पापा अक्सर जीजी को बाजार दिखाने की बात किया करते थे और माँ उनकी बातों को टालते हुए कहती, अभी ज्यादा जल्दी है, अभी बाजार दिखाओगे, लड़की को तो मनचाही बात भी नहीं बनेगी। लड़कियों की तो सुंदरता ही भावे है जमाने को, अपनी लड़की के तो उभार भी ढंग से ना हुए हैं, फिर महीने से शुरू हो जाए तो कछु बात बने। उनकी बातें बाल सुलभ मन को एक पल में भी समझ में नहीं आती वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ समझती इतनी कि बाजार दिखाने के नाम पे हमारे समाज का एक विशेष तबका मजबूरी में या रिवाज के नाम पे लड़कियों को दुल्हन वाले हाट में बेच देता है, जो उन्हें ऐसे घरों में पहुंचाते हैं जहां चिरागों की रोशनी मौजूद नहीं हो, या फिर उनसे खेलकर वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल देते हैं। लड़कियों के जन्म पे उत्सव इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि उनसे आर्थिक लाभ लिया जा सके। एक दिन सुबह सुबह माँ जीजी को खूब सजा सवार रही थी। जीजी भी खूब मन से सज सवार रही थी। लाल लाल लिपस्टिक, माथे पे बिंदी, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था जीजी का। जीजी को इतना सस्ता संवरता देख मेरा बाल मन भी ललचा गया। माँ से सजने संवरने की जिद करने लगी। माँ ने खिसिया के गालों पे थप्पड़ जड़ दिया और फरमान सुनाते हुए कहने लगी, सजना संवरना तो गोरी लड़कियों को शोभा देता है, तुझे सजा सवार के अपना तमाशा नहीं बनाना है। बाल सुलभ मन कहाँ माँ की बातों का बुरा मानता है, सो मैंने भी नहीं माना। फिर सच सवर के दीदी के साथ जाने की जिद करने लगी और वहीं पैर पटक के बैठ गई। माँ और पापा को गुस्सा दिखाने लगी। बाजार देखने का मन जोर जोर से कर रहा था और चिल्ला रही थी। मेरे मोहल्ले की पड़ोस की लड़कियां तो बाजार में जाती ही थीं, लेकिन बाजार से उन्हें वापस आते मैंने नहीं देखा। मेरा मन भी सवालों से घिर जाता था। आखिर बाजार में ऐसा क्या होता है जो सच सवर के जाती है लड़कियां, कोई लौटती ही नहीं? कितनी ही रस्में कराई जाती है घर से निकलते समय, थापे देना जो समृद्धि का प्रतीक होता, और वहीं अनाज की बारिश कराना जिससे उनके घर से निकल जाने के बाद भी घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे, द्वार पूजा, गौ पूजा, और अंत में मुड़कर न देखना। ना जाने कितनी ही रस्में निभा कर लड़की जाती, ठाठ से सवारी निकाली जाती और सड़क पर जाके एक गाड़ी में लड़की और उसके पिता के साथ वो बैठ जाती। फिर लौट कर चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखे उसके पिता ही लौट कर आते। वो लड़की बाजार की गलियों में ना जाने कहाँ गुम हो जाती। मैं सोचा करती उसे रास्ता नहीं नजर आता, या फिर दूसरा रास्ता पकड़ के दूसरे रास्ते चली जाती, किसी गुमनाम मंजिल की तलाश में। क्या बाजार की रौनक इतनी लुभावनी होती है कि जो एक बार जाए वहां से निकलने का मन नहीं करे? ऐसी जवाबों की तलाश में मेरा मन भटक रहा था। कोई उचित जवाब लेकिन तब भी नहीं मिला जो मेरी बाल मन की जिज्ञासा को शांत कर सके। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक के बैठी हुई थी। मैं चुप नहीं हुई तो पापा ये कहकर मुझे बाजार ले गए कि शायद बड़ी बहन का मोह है, इसीलिए जिद कर रही है, एक बार इसे भी दिखा लाता हूँ, हमें भी ये पता चल जाएगा कि छोरी को आगे पालना भी है या नहीं। उस पल मासूम मन को ये नहीं समझ में आया क्यों कहा था खुद के पिता ने मैं ऐसा। क्या सच में वो मेरे पिता थे, या मोल लिया था मुझे, या यूं ही सड़क से उठाकर पाल लिया था? कहाँ मन के सवालों में उलझा
हुआ था और पापा की बातें सुन के बस मैं खुशी से बावरी हो गई। जीजी के साथ मैं भी हाट जाऊंगी। अब मुझे पता चल जाएगा हाट में जाने वाली सजी सवरी लड़कियां वापस क्यों नहीं आती है। मैं भी थोड़ा लाली लिपस्टिक लगाकर पापा और जीजी के साथ वहां हाट के लिए निकली। रास्ते में जो भी जान पहचान का मिलता उनसे मुस्कुराते हुए उत्साह उत्साह में दुआ सलाम करती, हालचाल पूछ लेती। हाल चाल पूछते हुए मेरी नज़र गाड़ी के दूसरे छोर पे बैठी जीजी पे पड़ी, जो डरी सहमी घबराई सी सिमटी हुई सी बैठी हुई थी। उनको देखते ही मेरी सारी खुशी फुल हो गई। मन में ख्याल आया, इस फेरिस्त में मेरी जीजी भी शामिल हो गई। बाजार की उन गलियों में मेरी जीजी भी घूमने निकल जाएगी और फिर कभी लौट के घर वापस नहीं आएगी। सोचकर ही मन भर गया। मैं और जीजी के गले लग गई। जीजी भी मुझे गले लगाकर रोने लग गई। देखो, पापा चिल्लाते हुए कहने लगे, ज़्यादा आंसू मत बहाओ, साज सिंगार सब बिगड़ जाएगा और फिर हाट में कौड़ियों के भाव ले जाना पड़ेगा तुझे। ऐसे में बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मुझ पे चिल्लाते हुए पापा ने मुझे जीजी से अलग होने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाके एक और बैठ गई। कुछ देर में ही पापा ने गाड़ी रुकवाई। मैंने उत्सुकतावश नज़र उठा के देखा तो हाट बिल्कुल अलग जान पड़ा मुझे। वहाँ ना तो कोई खिलौनों की दुकान थी, ना ही मिट्टी के बर्तनों की सजावट भरी टपरी। कहाँ आटे के ढेर दिखाई देते थे, पर आज वो भी नहीं। उस हाट में बस एक ही बात नजर आ रही थी मुझे। मेरी जीजी की तरह और भी लड़कियां सजी सवरी बनी ठनी खड़ी थी, जिनके आसपास एक आध लोगों की भीड़ लगी थी। उनके साथ इक्का दुक्का महिलाएं भी थीं, जो लड़कियों को अपने साथ कपड़ों की चारदीवारी से बनी झोपड़ी में ले जाती और कुछ देर में वापस ले आती। फिर वो साथ आए व्यक्ति से इशारे से कुछ कहती और फिर बनी ठनी लड़की के पिता की ओर सफ़ेद लिफाफा बढ़ा देती, जिसे लेकर वो लड़की को अपने उनके साथ भेज देते। ये कैसी रीत है, कैसा रिवाज है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बालमन अपने बचपन की हमराज जीजी से बिछड़ने के ख्याल से बस दुखी हो रहा था। कुछ देर में जीजी के साथ भी वही सब घटने वाला था। अब मैं दूर से दूसरी लड़कियों के साथ ये सब कुछ घटता देख रही थी। मेरी जीजी को इस महिला के साथ उसी कपड़ों की चारदीवारी में जाना पड़ा। वहाँ जाके क्या होता था मुझे नहीं पता। जिज्ञासा हुई जानने की, सो जीजी के पीछे मैं भी चली गई। अंदर जाके एक महिला को दूसरी महिला के अस्मिता का माप लगाते हुए पाया। सहम गया मेरा मन, बाल मन ये दृश्य देखते हुए। मैं तुरंत दौड़कर बाहर चली आई, सहम कर अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई, इस उम्मीद से शायद पापा के पीछे मैं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन ये तो मेरी गलत फहमी थी। मैं समाज के जिस तबके से थी वहाँ कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं था। कुछ ही देर में जीजी चली आई। उनके चेहरे के भाव देख मैं मन को समझने की बस कोशिश ही कर रही थी। इतना ही समझ में आया मुझे, जीजी को उस महिला का अंदर होना अच्छा नहीं लग रहा था। महिला के साथ जो व्यक्ति खड़ा था वो लगातार मेरी ओर ही देखे जा रहा था। उसका घूरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। घबरा कर ये सोचा कि पापा के पीछे मैं छुप जाऊं, अब कोई मुझे नहीं देखेगा। पापा उस महिला के साथ खड़े व्यक्ति के साथ ही बात करने लगे। मैं अपने ही ख्यालों में उलझी चारों ओर देख हाट के नियम समझने की कोशिश करने लगी। हाट का एक नियम मुझे समझ आया था, एक बार लड़की को उस चार दीवारों के अंदर जरूर जाना होता। मैं सोच में गुम थी, तभी कुछ देर में पापा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे कह रहे थे, श्यामली बड़ी किस्मत वाली है जो उसे जीजी के साथ ही रहने को मिलेगा। अब तुम हमेशा अपनी जीजी के साथ रहोगी। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बाकी सबसे दूर हो जाऊंगी, ये सोच के मन डर से सिमट गया। उस आदमी ने पापा को एक लिफाफा थमाया, जिसे पापा ने हंसते हुए थाम लिया। जीजी और मैं उस औरत और उसके साथ आए एक आदमी के साथ में चल दी। हमें जो कुछ दूर खड़ी एक गाड़ी के पास लेकर गया। वो महिला हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। चेहरे पे मधुर मुस्कान और आंखों में प्यार लिए उस औरत ने जीजी का हाथ थाम लिया और मैं उसके साथ गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठ गई। मैं भी अपनी जीजी के बगल में ही बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी दौड़ा दी, जो एक बड़े से घर के सामने जाके रुक गई। हम सब गाड़ी से उतर के अंदर बढ़ गए। सब कुछ मुझे नया नया सा लग रहा था। नया तो था ही, एक छोटे से मजदूर तबके की झोपड़ी से निकल के अचानक बड़े से घर में आना किसी सपने के जैसा था मेरे लिए। ऐसा सपना जिसका ख्वाब देखना भी कोई गुनाह नहीं, लेकिन उसके पूरे होने का तरीका किसी गुनाह से कम भी नहीं। मैं और मेरी जीजी दोनों अंदर चली आई। वो घर बेहद खूबसूरत था, जिसमें आधुनिक सभी सुविधाएं मौजूद थी। पर घर के सामने एक थोड़ी सी बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसे देखते ही हमारे साथ आए हुए लोगों ने सलाम किया और हमको भी वैसा ही करने के लिए कहा गया। उस औरत ने हम दोनों को ही अपने पास बुलाया और जीजी की ओर घूरते हुए वो साथ आई औरत से ये कहने लगी, रेवती अच्छे से माप तौल कर ही लाई है ना इस लड़की को। इस घर की वंशमेल बढ़ाने में सक्षम होगी कि नहीं? दिखने में तो सुंदर लग रही है, कोई दाग धब्बा तो ना है शरीर पे? ये सुन के कई सवाल मन में आए। वो बूढ़ी औरत किस बारे में बात कर रही है और वो जीजी को उस घर में क्यों लेकर आए हैं? वही पता चला उस औरत का नाम रेवती है, जो उस बूढ़ी औरत से कह रही थी, सब देखभाल कर ही लाई हूँ इस मालिक की नई रखेल को। मालिक को भी ये भाई है। अब आप समय पे दिखवा लें अपने गुरु महाराज से, कब किस घड़ी किस नक्षत्र में इस मालिक के साथ कमरे में भेजना है।
मैं उनकी बातें समझने की कोशिश कर इधर उधर देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही मेरी दुनिया बदल गई है। वहाँ उठने बैठने, खाने पीने से लेकर रहन सहन का, बात करने का तरीका, सब दूसरी दुनिया का लग रहा था मुझे। मैं सब समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी जो फ़ोन पे किसी से बात करते हुए कह रही थी, जी गुरुजी, जैसा आपने कहा वैसा ही किया गया है। दुल्हन वाले हाथ से छोरे के वास्ते लड़की चुनकर घर आ गई है। अब ये सही समय देख के बता दो किस समय दोनों का मेल होना सही होगा। और ये सुनकर जब मैं जीजी की ओर देखी तो वो मेरे साथ घबराई सी खड़ी थी। शायद उन्हें समझ में आ गया था वो किस बारे में बात कर रही हैं। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने फ़ोन रख दिया और रेवती से कह उस कमरे में ले जाने के लिए कहा। मैं भी जीजी के साथ जाने लगी तो मुझे वहीं खड़ा रहने के लिए कहा गया। बूढ़ी औरत को सुनकर ही मन डर गया। मुझे यहाँ क्यों रोक लिया गया? मैं वही एक और सिमट के खड़ी रह गई, जो मेरी अबुझ पहेलियों की शुरुआत से भरी हुई थी। मैं वहीं खड़ी थी। तभी एक नज़र एक बार फिर साथ आए व्यक्ति पे पड़ी, जो अभी भी मुझे घूरे जा रहा था। उसके चेहरे के भावों को देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा सहम गया। मेरा मन उस बूढ़ी औरत के कहने पे वो व्यक्ति वहाँ से तो चला गया और मैं बस वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद रेवती फिर से आई और मुझे अपने साथ ले गई। घर के साफ सफाई का काम मुझसे कराने लगी और मैं डरी सहमी उस कार्य को चुपचाप करने लगी। एक दिन कार्य करते हुए मेरे कानों में जीजी की चीखें सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर मैं उनके पास जाने के लिए बढ़ गई, लेकिन रेवती ने मुझे रोक दिया। नहीं समझ में आया ऐसा क्यों किया उसने। बहुत गिड़गिड़ाई जीजी के पास जाने देने के लिए, लेकिन वो मुझे नहीं जाने देती। धीरे धीरे रोज का सिलसिला बन गया। बात बात पे डपटना, गलती होने पे समझाने की जगह हाथ उठा देना, घर के सारे काम करवाना, ये तो रोज का काम हो गया था मेरा। धीरे धीरे वहाँ रहने से मैं डरने लगी थी। मैं और मेरी जीजी दोनों की दुनिया बस वही चारदीवारी बन गई थी। महीनों हो गए थे हमें एक घर में रहते हुए। मैं और मेरी जीजी से मैं चाह के भी नहीं मिल पाती। उनके बारे में कुछ खबर नहीं होती मुझे, वो कैसी होगी। उनके कमरे में जाने की मुझे मनाही थी। एक दिन मैं घर का कार्य कर रही थी, तभी मेरी निगाह दूर से घूर रही दो आंखों पे पड़ी। वासना से भरी उन आंखों को मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। कुछ देर ताकते रहने के बाद वो आंखें वहाँ से चली गई, लेकिन मेरा मन सहम गया। उस दिन एक बार फिर रेवती मेरे पास आई थी और मुझे बना सवार के तैयार करने लगी। उस समय तक तो मुझे इतना समझ में आ गया था ये बनाव श्रृंगार यूं ही नहीं किया जाता है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। जीजी को भी यूं ही बना शिकार करके यहाँ लाया गया था। उसके बाद उन्हें कभी कमरे से बाहर तक नहीं निकलने दिया गया। हिम्मत कर मैंने रेवती को इस बारे में पूछा तो रेवती मुझे डांटने लगी और कहा छोटे घर की लड़कियों के लिए सवाल पूछना सही नहीं है। मैं चुप रह गई। मुझे समझ नहीं आया क्यों सही नहीं है हमारा सवाल पूछना। और ये छोटा बड़ा घर तो घर होता है, इंसान तो एक जैसा ही होता है, वही हार्ड मांस की चमड़ी में लिपटा हुआ जिसकी रगों में लाल खून ही बहता है। और छोटे बड़े इंसानों में सब चीज़ें तो एक सी होती है, फिर ये घर छोटे बड़े से क्या फ़र्क पड़ जाता है। नहीं, जवाब नहीं मिली मुझे। मैं चुप रह गई। कुछ देर के बनाव श्रृंगार के बाद रेवती भी मुझे एक कमरे में ले जाके छोड़ आई। मैं इस कदम से सहम गई थी। जीजी के साथ भी ऐसा ही किया था, अब मेरे साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। मैं 11 बरस की लड़की जिसने कभी सही गलत नहीं समझा, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, उससे कैसे समझ में आता अगले कुछ पलों में उसकी अस्मिता पे प्रहार होने को है। खेलने पढ़ने की उम्र में उसे जीवन का सबसे विभत्स घिनौना रूप देखने को मिलने वाला है। बनी ठनी मैं कमरे में इन चीज़ों को देख रही थी जो घर में रहते हुए भी मैंने कभी नहीं देखी थी। फूलों वाला नरम बिस्तर, उसकी एक ओर रखी कांच की बोतल जिसमें पानी जैसा कुछ रखा हुआ था, बोतल के पास रखा हुआ छोटा सा पैकेट जिसमें क्या था मुझे नहीं पता। कुछ ही देर में दरवाज़ा दोबारा खुला और एक आदमी चेहरे पर मुस्कान रखे अंदर चला आया। वो वही आदमी था जिसे मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। डर के कारण कदम पीछे हटने लगे और वो अपने चेहरे पे कुटिल हंसी रखे हुए आगे बढ़ने लगा। सहम गया था मन मेरा। अगली ही पल मैं उसकी गिरफ्त में थी और छूटने के लिए बस विनती कर रही थी, लेकिन गिरफ्त से छूटना तो रखेलों की किस्मत में कहाँ था। कसमसा के रह गई। 11 साल की उम्र में बलात्कार का दंश झेला मैंने। यह दर्द जब हद से ज़्यादा बढ़ गया तो बेहोश हो गई मैं। जब आँख खुली तो खुद को एक रेल की बोगी में कंबल में लिपटा हुआ पाया। अनजान जगह, लोगों की भीड़ देखकर मन सहम गया। बदन दर्द कर रहा था। जैसे उठते ऐसे उठकर बैठ गई। खुद पर नजर डाली तो सवस्त्र उन्हीं दुल्हन वाले वस्त्रों में पाया। कहाँ थी मैं, कैसे पहुंची, यहाँ तक कि सवालों की झड़ी बस मन में लग गई। खुद में सिमटी हुई रेल की उस बोगी में बैठी यात्रियों की ओर ताक रही थी। रेल रफ्तार से दौड़ रही थी और किस्मत ना जाने किस गुमनाम मंजिल की तलाश में निकली थी जो रूठ चुकी थी। खगड़िया से ला किस्मत ने दिल्ली पटक दिया। रेल रुक चुकी थी और मैं सहमते हुए रेल से नीचे उतर आई। शरीर बेहिसाब दर्द कर रहा था और भूख प्यास के कारण जवाब देता जा रहा था। जान न पहचान, न मंजिल का ठिकाना। नहीं, निरीह अकेले भीड़ में चलती हुई मैं एक बेंच पे जाकर बैठ गई।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। ना जाने कितनी रेलगाड़ियां आई और चली गईं, कितनी गईं, मैं तो बस उन्हें जाते हुए देखती थी। पास ही पानी की टंकी थी तो पानी पी लिया। भूख के कारण पेट दर्द होने लगा, पेट पकड़ के वहीं बैठ गई। दिन से रात हो गई लेकिन मैं वहीं बैठी बस चारों ओर देख रही थी, इस उम्मीद से शायद ईश्वर का कोई रहनुमा भेज दे मेरी मदद के लिए। कुछ देर बाद आंखों के सामने किसी का हाथ पकड़ा सफ़ेद रुमाल झटका। मैं मूर्छित सी हो गई। जब आँख खुली खुद को फिर से एक बड़े घर में पाया, जहाँ पे फिर सजी सवरी लड़कियां महिलाएं दिखाई दे रही थी, जिसे देख के इतना तो मैं समझ गई कि फिर मैं ऐसी ही जगह पे हूँ जहाँ लड़कियों को सजा सवार के कमरे में भेज दिया जाता है और फिर वही दर्द वेदना शरीर को सहनी होती है। सिमट गई मैं खुद में। मेरा मासूम बचपन उस सजी सवरी मुखौटे वाली लड़कियों में खो चुका था। मन उस विभत्स दृश्य को याद करके सिहर गया। मैं वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगी। जहाँ इतना सरल नहीं था भागना, वहाँ से चारों ओर देखती मेरी नज़र घर की खिड़कियों पे पड़ी। मैं बस उम्मीद से भर गई, शायद यहाँ से भाग पाऊँ। मैं सबके सोने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन 24 घंटे होने पे भी वहाँ की रौनक कम नहीं हुई। उस घर में उतनी ही चहल पहल थी। कुछ और रास्ता ढूंढने लगी निकलने के लिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी किस्मत समझ के बस उसे स्वीकार करके बैठ गई। इतनी उम्र नहीं थी मेरी, सो मुझे उन लोगों के बीच नहीं भेजा जाता, लेकिन महीने में एक बार लड़कियों के साथ अदाएँ सीखने के लिए ज़रूर भेजा जाता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थी जो मेरी तरह ही मजबूरी में थी। वहाँ उम्र बढ़ने के साथ समझ बढ़ती गई। इसी समझ के साथ वहाँ एक बार फिर लड़कियों के साथ बाहर जाते समय भागने की जुगत लगाई। जब बड़ी लड़कियां अपने कार्य पे थी और मैं उनके साथ लोगों से बात करने के तरीके, चलने फिरने के तरीके सीख रही थी, तभी चुपके से एक गाड़ी में जाकर छुप गई जो वहाँ से निकल रही थी। किस्मत एक बार फिर मुझे कहीं लेकर जा रही थी, लेकिन कहाँ, इस बात से मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर एक घर के सामने रुकी जो दिखने में अच्छा खासा था लेकिन बड़ा नहीं था। मैं डरी सहमी उसी गाड़ी में बस दुबकी हुई थी। आसपास कोई नहीं है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद जब मैंने झाँक के देखा, गाड़ी बंद हो गई है। मैं अंदर फंस गई हूँ। कुछ देर बाद नज़र के सामने आती हुई एक महिला पे पड़ गई जिसके हाथ में पर्स था और आंखों में चश्मा था। छुप गई मैं। वो औरत गाड़ी में बैठी और गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। मन फिर आशंका से भर गया, लेकिन मुझे खांसी आ गई। जिसे सुनकर वो झटके से गाड़ी रोक देती है और गाड़ी को चेक करते हुए उन्होंने मुझे देखा। मैं डरी सहमी से एक कोने पकड़ ली थी। उसने मेरी हालत देखकर शायद अनुमान लगा लिया था कि कहाँ जाए। उसकी पारखी नज़रों का कमाल था जो मेरे अंदर छुपे डर को उन्होंने पहचान लिया था। वो महिला और कोई नहीं थी, वो मिस नीलिमा थी। मुझे देख के उन्होंने कुछ नहीं कहा और शांत रहने को कह दिया। शांति से बैठने को कह उन्होंने एक बार फिर से गाड़ी चला दी। पिछले 1.5 सालों में इतना कुछ देखा था, इतना कुछ अनुभव कर लिया था कि किसी पे भरोसा करना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, एक बार मैं फिर से मुसीबत में फंस गई हूँ। एक किशोरी लड़की के लिए जीना इतना आसान कहाँ था। मैं वहीं बैठी हुई गाड़ी का बस रुकने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकती है तो वो नीलिमा जी मुझे एक जगह लेकर आई थी जहाँ मेरे ही जैसे और भी बच्चे थे। मुझसे ना डरते हुए कहने लगी और मिस नीलिमा ने मुझे वहाँ से एक कमरे की ओर लेके जाने लगी जिस पर दरवाज़ा था, और उसे देखते ही मेरे कदम रुक गए। मेरी मनोदशा, मेरी हालत को समझते हुए नीलिमा जी वहीं मुझे पास पड़ी बेंच की ओर ले गई और वहाँ मुझे बैठने को कह के खुद भी वहीं बैठ गई। मेरे सर पे हाथ फेरते हुए मिस नीलिमा मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। पहली बार किसी ने सर पे हाथ रखा था, इतने धैर्य और इतने प्यार से कुछ पूछा था। मेरा डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन भरोसा वो तो मैं अभी भी नहीं कर पा रही थी उन पर। मिस नीलिमा मेरी परेशानी समझ गई थी। उन्होंने उसकी जगह के बारे में बताने लगी। वहीं पता चला कि वो जो जगह है वो बाल सुधार गृह है, जिसमें वो बच्चे आते हैं जो कम उम्र में किसी अपराध में लिप्त हो जाते हैं और वहाँ पे उन्हें गलत सही जो है वो बताया जाता है, शिक्षा दी जाती है। मिस नीलिमा बस वहाँ की ही एक कर्मचारी थी जो नियमित रूप से उन बच्चों से मिलने आती थी, उनके साथ अपना समय बिताकर उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। मैं वहीं बैठी हुई सब समझने की कोशिश कर रही थी। मिस नीलिमा मुझसे काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करती रही। कभी वो मुझसे उन बच्चों के बारे में बताती तो कभी वहाँ मौजूद अन्य कर्मचारियों के बारे में बताती। वहाँ खाना खाने का समय हुआ तो सब बच्चे एक पंक्ति में जाने लगे। मिस नीलिमा मुझे भी वहाँ उनके साथ ही ले गई और भोजनालय कक्ष में ले जाके सब इकट्ठे होकर लाइन लगा के बैठ गए और भोजन करने लगे। मिस नीलिमा और बाकी कर्मचारी भी उनके साथ ही बैठ गई और भोजन करने लगी। उनके व्यवहार से मैं भी थोड़ा सहज होने लगी। भूख लगी थी
तो मैं भी झिझकते हुए भोजन करने लगी। मिस नीलिमा मुझसे भी बातें करती जा रही थी। धीरे धीरे मैं सहज हुई और उनसे खुलकर बातें करने लगी। मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो मुझे समझाते हुए बोली, मेघा, अतीत सबका होता है, हमें उस अतीत को पकड़ के वर्तमान की खुशियों को नहीं भूलना चाहिए। और मेरे अतीत को भूल के मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी। मिस नीलिमा मेरे साथ बातें करती, खेल खेलती, अच्छे बुरे इरादों की पहचान करना सिखाती। उनसे मिलकर मुझे समझ में आया वास्तव में माँ कैसी होती है। मैं मिस नीलिमा को माँ कह के संबोधित करने लगी। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, सो पढ़ाई लिखाई भी करवाने लगी। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई लिखाई की महत्ता समझ में आने लगी। समय गुजरने के साथ मिस नीलिमा मुझे अपने साथ घर ले आई, जहाँ मुझे पता चला मैं जिसकी गाड़ी में छुप कर आई थी वो व्यक्ति तो उनका भाई था। मैं उधर से वो गुजर रहा था। मैं मिस नीलिमा उनके भाई के साथ ही रहने लगी। मैं धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख गई। तब मुझे पता चला रिवाज के नाम पे जो मेरी जैसी लड़कियों के साथ होता है वो गलत होता है। शिक्षा की कमी के कारण विशेष तबके के लोग इस प्रथा को अभी तक निभा रहे हैं। मैंने मिस नीलिमा को इसके बारे में बात की तो हमने कहा हम साथ मिलकर इस प्रथा के विरुद्ध कोई ना कोई उचित कदम जरूर उठाएंगे। इसी का निर्णय लिया, जहां मैंने संघर्ष के जरिए दुल्हन वाले हाट को रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। साथ ही अपनी वास्तविक पहचान बताए बिना मिस नीलिमा की मदद से उन सबको शिक्षा का महत्व समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाई, जिसके बारे में प्रयास आज तक जारी है, इसी उम्मीद से कि एक दिन हम जरूर सफल होंगे। मेघा बेटा चले, अब हमारी शिक्षा की जागरूकता के लिए निकलने वाली रैली का समय हो रहा है। और बेटा आपने सारे बैनर और बच्चों को तैयार कर लिया है ना इसके लिए? मिस नीलिमा ने डायरी बंद करते हुए गाड़ी ड्राइव करी मेघा से पूछा। नीलिमा को सुनकर मेघा बोली, हाँ माँ, सब हो गया है। मुझे यकीन है हम सब मिलकर जल्द ही शिक्षा के जरिए इस प्रथा को समाप्त करने में कामयाब होंगे। नीलिमा बोली, सिर्फ प्रथा को ही नहीं खत्म करना है मेघा हमें, बल्कि लोगों को में जागरूकता भी भरनी है, जिससे भविष्य में कभी कोई श्यामली इस प्रथा का शिकार न बन जाए। न जाने पूरी दुनिया में ऐसी ही कितनी ही प्रथाएं हैं जिसका शिकार महिलाएं होती हैं और आवाज़ न उठाने के चलते वो हर रोज़ शिकार हो रही हैं। आप अपनी समाज के फैले हुए इस गलत प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ कब उठाएंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्योंकि जो गलत है उससे गलत को सहते रहना प्रथाओं के नाम पे, रिवाजों के नाम पे, वो तो गलत ही होता है ना। तो कब उठा रहे हो आप आवाज़? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।